चलो, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। तो आज का अपना टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, लेकिन किसके अंदर? थ्योरीज ऑफ हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल ने जो आपको प्रिंसिपल दिए उसके बारे में स्टडी कर। तो ये जो बंदा दिख रहा है आपको सामने, इनका नाम है हेनरी फेयोल, जो कहा के रहने वाले फ्रेंच, दे आर फ्रेंच। और वो एक फ्रेंच के माइनिंग कंपनी में इंजीनियर का काम करते हैं। माइनिंग पता है? माइनिंग कोयले की खान होती है, खान मतलब माइनिंग होता है, तो उसके कौन है वो? इंजीनियर। अब वो पूरा डिपार्टमेंट का संभाल रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है या फिर बाकी क्या चीजों का काम, मैनेजमेंट का काम वो खुद ही करते थे। बराबर है। अब इतनी बड़ी कंपनी को संभाल रहे, तो पूरी तरह से एक अच्छा एक्सपीरियंस उनको आ गया था। और इसी एक्सपीरियंस बेस के ऊपर उन्होंने उनका बुक लिखा, जिस बुक का नाम था, दिख रहा है, जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन। दिख रहा है बुक, जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन। अब इनके इन बुक्स में उन्होंने कि किस तरह से हमने चीजों को अच्छे से मैनेजमेंट करना चाहिए, किस तरह से अपनी कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से चलाना चाहिए, उसके लिए उन्होंने बेसिकली 14 प्रिंसिपल दुनिया के सामने लाए। कितने? 14, 14 प्रिंसिपल्स कि जो जिसकी मदद से आप अपने बिजनेस को एक अच्छे से रन कर सकते हो। क्या नाम है इनका? हेनरी फेयोल। कहाँ के रहने वाले थे? फ्रेंच के। क्या काम कर रहे थे? माइनिंग इंजीनियर थे। उनके बुक्स का नाम क्या था? जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन। और कितने प्रिंसिपल उन्होंने दिए? 14 प्रिंसिपल। ये बेसिक इंट्रोडक्शन आता रहेगा। ये क्वेश्चन हर साल, मतलब एक बार ये आता है, दूसरी बार टेलर का आता है। एक तो हेनरी फेयोल हो सकता है या फिर टेलर हो सकता है, दोनों में से एक क्वेश्चन मिनिमम 4 मार्क या 8 मार्क के लिए कंफर्म आता है ये बोर्ड एग्जाम के लिए। समझ में आ रहा है? इन दोनों में से दोनों भी आपने कर दिए तो 8 मार्क या 4 मार्क आपको इस चैप्टर में से फिक्स है। तो इस तरह से अच्छे से समझ लो, एकदम इजी है। बस 14 प्रिंसिपल दिख रहा है इसलिए आपको ज्यादा लंबा दिख गया, लेकिन 14 के 14 भी एकदम इजी है। जो अपने प्रिंसिपल देखे, ये सारे मेन प्रिंसिपल्स। एक बार ये हेनरी फेयोल का, दूसरा टेलर का, दोनों में थोड़ा माइनर डिफरेंस, लेकिन दोनों की थिंकिंग अलग अलग थी, इसलिए उन्होंने प्रिंसिपल भी अलग अलग देख रहे। अब देखो, दिख रहे आपको 14 प्रिंसिपल्स। पहला प्रिंसिपल क्या था? ये डिवीजन ऑफ वर्क। दूसरा ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन तीसरा डिसिप्लिन। अब ये सारे के सारे वर्ड आपको अपने कई बार सुने होंगे, जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के चलाते टाइम, बिजनेस करने में आपको इंपॉर्टेंट होते हैं कि किस तरह से आपको बिजनेस रन करना चाहिए। बराबर। चौथा क्या है? यूनिटी ऑफ कमांड। देन फिफ्थ वाला यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। सिक्स इंटरेस्ट टू दी ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, कि हर किसी का पर्सनल इंटरेस्ट अलग होता है और आपका बिजनेस का इंटरेस्ट अलग होता है, तो उसके बारे में। देन प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन, कि जो पावर होती है बिजनेस की वो किसके हाथ होनी चाहिए, एक बंदे के हाथ में या 4 बंदों के हाथ में, उसके बारे में होता है। देन रिम्यूनरेशन, इसका मतलब क्या था? सैलरी के बारे में, वेजेस के बारे में, कि अपने जो एम्प्लॉय उनको कितना सैलरी देना चाहिए, सबको सेम चाहिए, सबके सैलरी में डिफरेंशिएट चाहिए, उसके बारे में बात करता है। देन प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, किस तरह से आपके जो डायरेक्शन होता है बातचीत करने का या फिर कमिटमेंट देने का, ऑर्डर देने का, उसके बारे में। देन प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, इनिशिएटिव, एंड लास्ट है प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट दी कॉर्पस। ये जापानीज वर्ड है शायद, जिसका नाम है टीम वर्क। ये 14 प्रिंसिपल अब एक एक करके हमें अच्छे से देखना। समझ किसने दिया ये? हेनरी फेयोल। ये नाम याद रखो, ठीक है। हेनरी फेयोल के कितने प्रिंसिपल्स है? अब ये 14 प्रिंसिपल उन्होंने दुनिया के सामने लाए, इसलिए उसे क्या बोला जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। कौन है वो मॉडर्न मैनेजमेंट के? पापा। तो पूरे मैनेजमेंट के हिस्ट्री में उन्होंने दुनिया के सामने एक नया चेंज ला लिया, इतने सारे प्रिंसिपल देखे, इसलिए अभी का जो मॉडर्न मैनेजमेंट है उसके वो बन गए फादर, पापा, है ना। तो द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट वो कौन है? हेनरी। ठीक है, तो ये आपके मैनेजमेंट के पापा। तो देखना इन्होंने क्या क्या बोला था, एक एक करके हम सबका डिटेलिंग में देखेंगे। बराबर। सबसे पहला आपका प्रिंसिपल्स ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क्स। अगर आप देखो कोई भी बिजनेस, कोई एक बंदा सारे के सारे बिजनेस का अकेला कर सकता है क्या? अच्छा, जो मान लो कि मेरा बिजनेस है ऑनलाइन बुक्स, एक शॉप है, बुक शॉप है, बराबर। मुझे बुक्स बेचना, बुक के ऑर्डर लाना, कस्टमर को देना। अगर ऑनलाइन भी मेरा बिजनेस शुरू है, ऑनलाइन ऑर्डर है, उसको पार्सल करना, पैक करना, उसके घर पे पहुंचाना, डिलीवरी करने का काम, ये सारे मैं अकेला कर पाऊंगा क्या? डीलिंग करना, दिन जो लास्ट में होता है मार्च सब अकाउंटिंग देखना, वो सारे के सारे काम मैं अकेला कर पाऊंगा क्या? तो यही कहना है, इसका कहना है प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, कि जो भी आपका काम है उससे डिवाइड करो।
बराबर। जैसे एक बंदा है जिसको अच्छे से अकाउंटिंग आता है, पूरा प्रॉफिट लॉस कितना सब उसे आता है, हिसाब किताब करना, तो उसे वो काम दे दो। जैसे बिलिंग अच्छा बना तो बिलिंग का काम दे दो। जिसके पास गाड़ी है, जिसको ड्राइविंग, जिसके पास लाइसेंस है, जिसको गाड़ी चलाना आता है, उसको क्या कर दो, डिलीवरी का काम कर दो। बराबर। जो कस्टमर से अच्छे से बात कर सकता है, उसे सेलिंग का काम दे दो। जिससे क्या होगा, अब ये जो प्रिंसिपल है ये सारे के सारे कोई भी बिजनेस क्यों ना हो, हर बिजनेस के लिए एप्लीकेबल होते हैं, जो हमने पहले देख लिया था नेचर में। बराबर। अब जो मैं बात कर रहा है एक बिजनेस के बारे में, बुक शॉप के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन सारे सारे के बिजनेस के लिए ये लागू हो सकता है कि नहीं। कस्टमर से बात करना है तो अच्छी बात जानना चाहिए, तभी हम उसको अच्छे से सेल्समैन बना पाएंगे। बराबर है। तो उसे बोलते हैं डिवीजन ऑफ वर्क। तो ये प्रिंसिपल यही कहता है कि जितना भी काम है अलग अलग तरह से, आप वो बंदे को देखकर, उसके अंदर का स्किल देखकर, उसकी कैपेसिटी देखकर आपका काम का अपने डिवीजन करना चाहिए। बराबर है। जिसको जो काम अच्छा आता है, अगर उससे वो काम दिया गया है तो क्या करेगा, और इंटरेस्ट और अच्छा कर पाएगा, जिसका फायदा किसको होगा, आपके बिजनेस को या फिर ऑर्गेनाइजेशन को। वही ये प्रिंसिपल्स ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क समझ में आ रहा है। सो ये जो मैंने अभी बोला वही बोला है डायरेक्ट। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल, द वर्क इज डिवाइडेड इन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ सच एज टेक्निकल, फाइनेंशियल, कमर्शियल, सिक्योरिटी, ऑपरेशंस, एज वेल एज अकाउंटिंग एंड मैनेजर। ये जो मैंने बोला कि किसी का डिलीवरी का काम हो सकता है, अकाउंटिंग का काम है किसका, इसके अलावा कोई सेल्सिंग का काम है, तो हर किसी को अपने स्किल के हिसाब से काम बांट के देते। सो इट इज असाइन टू द एम्प्लॉय एज अ पर देयर क्वालिटीज। जिस एम्प्लॉय को आप हायर करने वाले हो उसकी कैपेसिटी देखो, अगर उसे अच्छे से बातचीत करना आता है तो उसे सेल्समैन का दे दो, उसका अकाउंटिंग आता है तो अकाउंट दे दो। तो हर किसी का स्किल कैपेसिटी देखकर उसे वो काम आपने देना चाहिए। सो इसका मेन फायदा क्या होता है, इट इम्प्रूव द इफिशियंसी एंड expertise of the employees which ultimately turns into expected productivity level। जिसको काम वो अच्छा लग रहा है, जिसको वो काम करने के लिए इच्छा हो रही है, काम करने का अच्छा मन लग रहा है, उसका वो काम देंगे तो और ज्यादा अच्छे तरीके से वो काम कर पाएगा। होते ना कोई बंदे जिनको बातचीत करना बहुत अच्छा लगता है, इससे बातचीत करते करते बहुत सारा बिजनेस भी करते थे, होता है खूब बोलते गड़ा, बहुत बात करने वाले लोग होते हैं, तो उनके मीठी बातों से वो अपना बिजनेस के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं, तो उसी बात करते के ढंग से वो अपना बिजनेस चला लेते है ना। आपने सुना होगा की बोलणाऱ्याची माती विकते, न बोलणाऱ्याचं सोनं पण विकत नाही। तो वही है ना बिजनेस में, कि जितना अच्छा बातचीत करते हो, उतना अच्छा कस्टमर के साथ डीलिंग करते हो, उतना अच्छा आपका बिजनेस बढ़ते जाएगा। वो हर किसी का अपना अपना स्किल होता है, सभी लोग अच्छी बात कर सकते हैं क्या, नहीं। तो अपना स्किल देखकर, आपने अपनी कैपेसिटी देखकर आपको उस बंदे को वो काम सौंपना है, जिसकी वजह से आपको उसका फायदा क्या होगा, बिजनेस में मिलेगा। ये हो गया पहला प्रिंसिपल, क्या था, प्रिंसिपल्स ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। काम को डिवाइड करके उसको बांटो होगा। अब सारे के सारे बिजनेस के लिए एप्लीकेबल हो सकता है, कोई भी बिजनेस क्यों ना एप्लीकेबल है उसके लिए, इसलिए बोला गया था प्रिंसिपल्स आर द यूनिवर्सल इन नेचर, कि सबके सब बिजनेस के लिए ये कैसे एप्लीकेबल होते। समझ गए पहला, किसने बोला ये प्रिंसिपल, हेनरी फॉरेन। ये लास्ट तक याद रखो, ये भूल गए तो फिर किसके प्रिंसिपल देखिए वो भूल गए। अब दूसरा दूसरा है प्रिंसिपल्स ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये दोनों वर्ड आपने बहुत बार देखे होंगे, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी मतलब पावर, कि चलो आपका एक कॉलेज है या स्कूल है, कॉलेज या स्कूल की सबकी पावर, ज्यादा से ज्यादा पावर किसके हाथ में होती है, प्रिंसिपल। बराबर। और दूसरा होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि प्रिंसिपल किसको क्या काम दे रहा है, तो उस बंदे का काम है उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी एक अच्छी तरीके से उसको रिस्पॉन्सिबल समझ के उस काम को पूरा करना, उसे बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। समझ में आ रहा है। तो वही सेम चीज आपके बिजनेस के लिए भी लागू होता है। सो अथॉरिटी इज द राइट टू टेक डिसीजन, कि मेन पावर, मेन डिसीजन कौन लेगा, बिजनेस का ओनर हो सकता है, बिजनेस का मैनेजर हो सकता है। बराबर है। या दोनों बंदे एक ही हो सकते हैं, तो मैंने पहले भी आपको बोल दिया था इस तरह से। देन इट इज नेसेसरी टू गेट द थिंग्स डन एप्रोप्रिएटली फ्रॉम द सबऑर्डिनेट। अब एक प्रिंसिपल अगर काम बोल रहा है तो किसको बोलेगा, टीचर को बोल सकता है या फिर किसी क्लार्क को भी बोल सकता है। वो खुद सब करेगा क्या, तो उसका काम है ऑर्डर देने का। इसी तरह से मैनेजर का काम है अपने एम्प्लॉय को ऑर्डर देके उनसे काम करके लेने का, और वो काम करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, हु इज द रिस्पॉन्सिबल, दैट्स द एम्प्लॉय। जैसे स्कूल है तो उसके टीचर होंगे या फिर क्लर्क होंगे, तो उसे बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब मेरा काम है कि मैं किसी एक कॉलेज का टीचर हूँ, तो जो प्रिंसिपल मुझे बोलेगी, चलो प्रिंसिपल ने मुझे लगा कि आप इन सारे बच्चों का रिजल्ट बनाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसे बनाना ही पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबल बनेगी कि किसी तरह का रिजल्ट में मिस्टेक ना होते हुए अच्छे से सारे के सारे करेक्टनेस से मुझे क्या करना पड़ेगा, रिजल्ट
है ना। उसी तरह से बिजनेस का होता है कि चलो आपका बिजनेस है, जैसे एग्जांपल दिया था मैंने बुक शॉप का, कि चलो आपका डिलीवरी का काम है, आपको बोला गया कि ये 10 डिलीवरी करके आ जाए, तो आपका मेन काम क्या है कि 10 डिलीवरी करके आने का, लेकिन कहाँ पर, जो सही एड्रेस है वहीं पर करके, नहीं चलो किसी को भी दे दो खत्म हो गया मेरा काम। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एम्प्लॉय के अंदर होनी चाहिए, तो बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक अथॉरिटी जो डायरेक्टली ऑर्डर देगा, डिसीजन लेगा, और दूसरा जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी चीजों को पूरा करना होगा। समझ में आ रहा है? सो अथॉरिटी ऑलवेज कम्स विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप किसी को दे रहे और आगे वाला बंदा आपका काम नहीं सुन रहा है, तो ये आपका भी काम है उससे किस तरह से आपको काम करके लेना है, ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। कि कोई बिजनेस होता है, बिजनेस या फिर कोई कंपनी होता है, कंपनी में समझो एक टीम है 10 लोगों की, और टीम के ऊपर जो टीम काम कर रही है नहीं कर रही, उनको देखने वाला होता है एक टीम लीडर, या फिर उसे सुपरवाइजर बोल सकता है। मैनेजर ने सुपरवाइजर को बोला कि आपको ये आने वाले इन दिनों में इतना काम करना है, काम करके ले किसको लेना है, टीम लीडर को या फिर सुपरवाइजर को। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई सुपरवाइजर की, ये जो मैनेजर ने बोला मुझे किसी तरह से इन बंदों से करके लेना, तो होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक बार आपको अथॉरिटी दे दी तो अथॉरिटी के साथ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसके साथ मिल जाती है। समझ में आ रहा है? सो द मैनेजर इज गिवन द अथॉरिटी टू कम, जो अभी एग्जांपल दिया मैंने, कॉम्प्लेक्स a task within a given time and he should be held responsible if he does not complete the work in a given time. So manager should have proper authority to take managerial decision on his own respect with the goal. ये बोला आपको प्रिंसिपल ने बोला रिजल्ट बनाना है और मैंने नहीं बनाया तो प्रिंसिपल के हाथ में अथॉरिटी है, मुझे काम पे भी निकाल सकते, बराबर, रस्टिकेट कर सकते हैं, ना तो पूरी तरह से पेमेंट कर सकते, कुछ भी कर सकते। उसी तरह से आपके बिजनेस है, आपका मैनेजर वही कर सकता है। एम्प्लॉय ने अच्छे से काम किया तो ठीक, नहीं किया तो निकाल दो, सैलरी कट कर दो, या जो ठीक लगे, तो जो डिसीजन आप लेना चाहते हो ले सकते। समझ गए? इसे बोलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी मतलब ऑर्डर देना, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे पूरी तरह से पूरा, तो दोनों चीजें होती है आपकी देखी। समझ में आ रहा है? ये दूसरा प्रिंसिपल, पहला क्या देखा था हमने, प्रिंसिपल्स ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, कि काम को डिवाइड करके सब में बांट दो जिसकी वजह से आपके बिजनेस को फायदा होगा। दूसरा प्रिंसिपल्स ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। समजते हर्षल? काही डाऊट असला तर विचारायचं मध्ये, जर फास्ट वाटलं का नाही कळलं तर विचारायचं लगेच आजवर करून। देन थर्ड आहे आपला प्रिन्सिपल ऑफ डिसिप्लिन। काय करताय तुम्ही रे दोघं? ते बंद कराल, इकडे लक्ष द्या आता। म्हणलं थांबाल तुम्ही, 1 झाला, 2 झाला, 3 झाला, बंद करा सगळं, चला इकडे लक्ष द्या। हा तेच म्हण दिसतंय मला इथून, म्हणलं थांबतील पण नाही। काय 2 प्रिन्सिपल बघितले आपण, कोणते? पहिला प्रिन्सिपल क्या था? दोघे मिळून 2 सांगा। हे सगळ्या कोणाला विचारा, ते सगळे सांगते। हे दुसरं पहिलं, ते दिसतंय म्हणून दुसरं पहिलं काय, लक्ष द्या, एग्जाम मध्ये येणारच क्वेश्चन है, ठीक है। पहला था डिवीजन ऑफ वर्क, दूसरा है अथॉरिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब तीसरा देखना है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन आप सबको पता है, अगर कोई भी चीज आपको करना है तो उसमें क्या होना चाहिए, आप किसी स्कूल में जा रहे हो, कॉलेज में जा रहे हो, तो उसका क्या होता है, उसी तरह से ये सेम डिसिप्लिन आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन में रखना पड़ता है, बराबर। अब समझो मान लो आपके छोटा बिजनेस है, तो बिजनेस का टाइमिंग होता है ना, कितने बजे आपका शॉप खुलेगा, कितने बजे बंद होगा, एम्प्लॉय कितने बजे आएगा, कितने बजे घर जाएगा, तो इसका एक टाइम शेड्यूल होता है ना, और उसी सब शेड्यूल को फॉलो करना, मतलब वो डिसिप्लिन ही हुआ कि जो टाइम बोला गया, जो काम दिया है वो टाइम के अंदर वो काम को पूरा करना, वो क्या एक डिसिप्लिन का एक पार्ट है। तो जितना अच्छा आप ये सारी चीजों को रखोगे उतना अच्छा आपका क्या होगा, बिजनेस आगे बढ़ते जाएगा, डिसिप्लिन के बाद। सो अकॉर्डिंग टू द फेवर, क्या बोलते हैं साहब, द डिसिप्लिन इज द मोस्ट एसेंशियल थिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि अगर आपको बिजनेस अच्छे से आगे बढ़ाना है तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो इसमें डिसिप्लिन। ऐसा क्यों, देखो, सो एम्प्लॉइज मस्ट ओबे एंड रिस्पेक्ट द रूल्स दैट गवर्न द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी रूल्स होंगे, जैसे कॉलेज के रूल्स एंड रेगुलेशन, हर टीचर को, एम्प्लॉय को, टीचर को एज वेल स्टूडेंट को मानने पड़ते, सबको। जो टीचर को रूल है तो उसके साथ साथ स्टूडेंट को भी रूल होते हैं, दोनों को रूल होते हैं, बराबर, सबके अलग है, लेकिन रूल जो होते हैं वो सबको अच्छे से फॉलो करना होता है। इसी तरह के आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी बिजनेस होगा, उसके रूल आपके एम्प्लॉय को, आपको सबको फॉलो करना होता है। सो द डिसिप्लिन हेल्प्स टू अचीव द गोल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। की मेन बात क्या है, किसने डिसिप्लिन रखना चाहिए, कि आपका जो भी अचीवमेंट होता है, जो आपको अचीव करना है, जो आपका गोल रखा है,
कि आने वाले 1 महीने में मुझे इतना इतना चीजों का प्रोडक्शन करना है, बराबर है। कि समझो मान लो कि आपका बुक प्रोडक्शन की फैक्ट्री है, बुक्स या नोटबुक आप उसमें बनाते हो, तो आपको आने वाले 1 महीने में 1,000 या उसके ज्यादा क्वांटिटी के बुक्स बनाना है, आपका टारगेट आपने रखा। अगर वो टाइम पे अचीव हुआ तो फायदा किसको होगा? कंपनी को, जितना ज्यादा प्रॉफिट कमा पाओगी। लेकिन वो टाइम पे पूरा नहीं हुआ तो नुकसान किसको होगा? और उसका नुकसान सारे के सारे एम्प्लॉय को भी भुगतना पड़ सकता है। इसलिए जितना अच्छे से आप रूल को फॉलो करेंगे, डिसिप्लिन से काम करेंगे, तो उसकी वजह से पॉजिटिवली आपका बिजनेस और ग्रो होते जाएगा। समझ में आ रहा है? इसलिए जरूर क्या होता है, आपको प्रिंसिपल्स को या प्रिंसिपल से आपकी जो डिसिप्लिन है उसको फॉलो करके रखें। तो वही है, तो गुड डिसिप्लिन इज द रिजल्ट ऑफ द इफेक्टिव लीडरशिप। क्या जो रूल से रेगुलेशन है वो फॉलो करके लेना, या अपने जो भी एम्प्लॉय उनको उनसे सारी चीजों करके लेना, वो भी डिसिप्लिन का एक पार्ट। So there is a must be a clear understanding between the management and workers regarding the organization rules and basic discipline should be observed at the all levels of management। कि जितने भी रूल्स आप बनाओगे, डिसिप्लिन जो होता है वो सारे लेवल पे होता है। एक है मैनेजर ने काम बोला सुपरवाइजर को, सुपरवाइजर ने काम बोला बाकी एम्प्लॉय। तो हर पर्सन का काम है ना कि हम जो काम बोला है वो अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसे देख के लेना, बराबर। इसका एचआर का काम होता है, एचआर मान लो एचआर क्यों होता है? जो रिक्रूटर होता है कि आपके एम्प्लॉय, आपके बिजनेस में किसी एम्प्लॉय को हायर करना है, तो उसका काम है उसको करना। अब उसका एक क्राइटेरिया होता है ना, कितने एम्प्लॉय को आपको काम पे लेना है, नहीं लेना है, और किस तरह का एम्प्लॉय आपको चाहिए। कि चलो मान लो कि आपको सेल्स के लिए एम्प्लॉय चाहिए, तो सेल के लिए बेसिक क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? कि चलो थोड़ा पढ़ा लिखा होना चाहिए, कोई बोलते कि 12वीं तक होना चाहिए, कोई ग्रेजुएशन तक होना चाहिए, बराबर। उसके साथ साथ उसे अच्छे से बात करते आना चाहिए, बराबर। ये भी। और तीसरा क्या कि उसको आपके प्रोडक्ट के बारे का नॉलेज भी तो होना चाहिए, बराबर है। तो ये बेसिक क्वालिफिकेशन देकर आप उसे हायर करोगे ना। और आपने किया ही नहीं अच्छे से, जो मेन डिसिप्लिन था कि बेसिक चीजें देख कर आपने हायर करने, ये नहीं किया, तो इसका फायदा टोटा किसको होगा? फायदा तो होगा नहीं, सारा का सारा नुकसान कुछ तो भुगतना पड़ेगा अपने बिजनेस में। तो आने वाली इस तरह की चीजें ना हो सके, इस तरह की चीजें आपकी बिजनेस में ना हो, इसलिए क्या करना पड़ता है? आपको पूरी तरह से डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ता है। तो ये इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन है। जितने अच्छे से सारी चीज तय की जाएगी, आने का टाइम क्या है, जाने का टाइम क्या है, छुट्टी कब मिलेगी, काम कब खत्म करना है, काम कब शुरू करना है, ये सारे जब अच्छे से ऑर्गेनाइज होगी, तब क्या होगा? उतने अच्छे से काम हो पाएगा। जैसे आपके स्कूल में, कॉलेज में होता है, एक टाइम टेबल तय होता है ना कि पहला लेक्चर कब शुरू होगा, उसका टाइमिंग कितना देगा, आधा घंटा है, पौन घंटा है, वो कब खत्म होगा, ये दूसरा लेक्चर किसका है। तो एक प्लानिंग होता है ना सारी चीजों की, और उसी चीजों से, उसी प्लानिंग के हिसाब से ये सारे काम होने चाहिए, उसी को बोलते हैं हम डिसिप्लिन। तो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से प्रॉफिट में आने के लिए ये डिसिप्लिन होना भी जरूरत है। इसे बोलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डिसिप्लिन। पहला क्या था? प्रिंसिपल्स ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, दूसरा था रिस्पॉन्सिबिलिटी, और तीसरा था। अब 3 हो गए। अब देखते हैं चौथा। चौथा है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिट ऑफ काम। अब 3 में किसी तरह कोई प्रॉब्लम है, तो डाउट है तो मुझे पूछो, फिर आगे जाओ। सारे कितने थे? हमें 14 प्रिंसिपल देखना है, तो 3 अपने हो गए। 3 में कुछ डाउट है? नहीं है? शुरू करो चौथा। चलो देखो, चौथा है प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। कमांड मतलब कि ऑर्डर देने वाला बंदा, वो बस एक के हाथ में या एक से ज्यादा लोग, उसे बोलते हैं कमांड। अब एक ही काम है, एक ही बिजनेस है, वो बिजनेस में ऑर्डर देने वाले 2 लोग होंगे, तो जो सुनने वाला बंदा है उसको कंफ्यूजन कमी, इसका सुनो इसका, जैसे चार्ट दिया है, दिख रहा है, राइट अप्रोच एंड रॉन्ग अप्रोच। बिजनेस एक ही है, पहले इसमें क्या है, एक ही बंदा है आपको ऑर्डर देने वाला, और दूसरे इसमें क्या है, 2 बंदे। सेम ऑर्डर या फिर सेम बंदों को 2 अलग तरह के ऑर्डर मिल रहे हैं। चलो एक सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर 2 सुपरवाइजर, एक सुपरवाइजर ने एक काम बोला, दूसरे ने दूसरा। अब सुनने वाला कंफ्यूज कि मैं इसका सुनूं उसका, ये कंफ्यूजन होगा। कंफ्यूजन से नुकसान होगा या फायदा होगा? वही होता है। इसे बोलते हैं कि आपका जो कमांड है, जो ऑर्डर देने वाला बंदा है, वो एक सिंगल होना चाहिए, और वो सेम ऑर्डर सबको जानी चाहिए। और अलग अलग बंदों को ऑर्डर देने के लिए तो हर किसी का बोलने का तरीका अलग होता है, हर किसी का ऑर्डर पहुंचने का तरीका अलग है, तो वो सबके लिए सेम ना पहुंचे, जिसकी वजह से आपका उसका नुकसान भुगतना पड़ सकता है। समझ में आ रहा है? तो ईच मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम अ
ओनली वन सुपरवाइजर या सुपीरियर, कि जो एक ही बंदा होगा जो सारे एम्प्लॉय को सेम ऑर्डर देगा। एंड दिस प्रिंसिपल हेल्प्स टू मैनेजिंग द कॉन्फ्लिक्ट्स एंड सॉल्विंग डिस्प्यूट अमंग द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसका मेन फायदा क्या होता है कि आपके बिजनेस के जो भी एम्प्लॉय होते हैं उनको जो ऑर्डर मिला होगा वही वो फॉलो करेंगे। दो बंदों ने अलग अलग ऑर्डर दिया तो दोनों भी कंफ्यूज होंगे और किसी एक का भी अच्छे से ऑर्डर वो पूरा नहीं कर पाएंगे, जो इसका ज्यादा से ज्यादा नुकसान कैसे होगा, आपके बिजनेस को। सो अगर ये जो होता है एक ही ऑर्डर दिया तो उनका कंफ्यूजन क्या होगा, अवॉइड हो जाएगा, किसी तरह का कंफ्यूजन उसके ऑर्डर में नहीं होगा। सो इफ एन एम्प्लॉय रिसीव द कमांड्स फ्रॉम मोर देन वन अथॉरिटी ही विल गेट कंफ्यूज। तो मेन यही कि आपके एम्प्लॉय के अंदर किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए क्या होना चाहिए, एक ही बंदा होना चाहिए, एक ही सुपीरियर होना चाहिए जो कि ऑर्डर दे सके। समझ में आ रहा है? एक हायरार्की होता है, हायरार्की मतलब एक होता है ना, पहले सबसे पहले आपका ओनर, ओनर के नीचे कौन आता है, मैनेजर समझ लो, मैनेजर के नीचे कौन आएगा, सुपरवाइजर या टीएल टीम लीडर जो होता है, और उसके नीचे आएगा आपके एम्प्लॉय। तो मेन ओनर किसको ऑर्डर देगा, सुपरवाइजर को, मैनेजर को, मैनेजर होगा, मैनेजर किसको देगा, सुपरवाइजर देगा बाद में एम्प्लॉय। तो एक शेड्यूल एक होता है ना, एक स्टेप बाय स्टेप ऑर्डर आती है, तो उसे बोलते हैं हायरार्की। डायरेक्टली मैनेजर आके एम्प्लॉय को बोलता है क्या, वो किसको बोलता है पहले, तो इस तरह से ऑर्डर का फ्लो होना चाहिए। और एक ही सेम ऑर्डर जा रहा है, ऑर्डर में कुछ चेंज आ रहा है, जो ओनर ने बोला वही मैनेजर सुना, मैनेजर ने जो सुना वही किसको बोला, सुपरवाइजर को बोला, तब जाके वो एम्प्लॉय तक पहुंचा। तो इस ऑर्डर से अगर आप जाते हो तो क्या होगा, एक सेम ऑर्डर सबको से अच्छे से कन्वे होगा, जिसका डायरेक्टली फायदा आपको बिजनेस को। समझ गए? ये था आपका प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी मतलब एक सिंगल कमांड, सिंगल ऑर्डर जाएगा सबके लिए। अरे तो सर एक बात, हाँ ये तो देखा। अब लास्ट फिफ्थ वाला, पहला क्या देखा हमने, प्रिंसिपल्स ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। दूसरा क्या देखा हमने, ऑथोरिटी रिस्पांसिबिलिटी। तीसरा, चौथा अभी का कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड, एक ही बंदा होना चाहिए ऑर्डर देने के लिए। अब लास्ट वाला आज के लिए, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। अभी का है जो प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन एक दिशा, सारे लोग को एक ही दिशा में जाना है, दिशा। कोई क्लास की फ्रेंड के बारे में बात करें, डायरेक्शन के बारे में बात करें, है ना, हो सकते फ्रेंड के नाम भी दिशा होता है ना, लड़कियों के नाम है दिशा भी। चल बगा क्या। So these principles state that there should be one head and one plan in every organization. एक ही हेड होना चाहिए, एक ही प्लान होना चाहिए। ऐसा क्यों? So each group in the organization should have the same objective and the group should be directed by the one manager using the single plan. आपका बिजनेस एक ही है, सब लोग एक साथ काम कर रहे हैं, बराबर। तो सबका कहना है कि हमें सबको साथ में मिलकर बिजनेस को आगे लेके जाना है, प्रॉफिट कमाना है। तो एक सबका एक यूनिक प्लान होना चाहिए ना, कि चलो मेरा अलग प्लान, तेरा अलग प्लान, हर किसी का प्लान अलग रहेगा, सब लोग साथ में काम कर पाएंगे। हर किसी ये बोलेगा इस डायरेक्शन में, ये बोलेगा इसमें, दोनों अलग जाएंगे तो काम कौन करेगा, बराबर। इसलिए अगर सब साथ में मिलने काम करना है तो सबका पहले एक डायरेक्शन तय होना चाहिए, आपको क्या काम करना है और किस दिशा में लेके जाना है आपके बिजनेस को, उसे बोलेंगे डायरेक्शन। अगर एक आपने प्लान तय कर लिया कि आने वाले एक महीने हमें इतने इतने चीजों का प्रोडक्शन करके इतने का सेल होना चाहिए, बराबर है। अगर सब लोग मिलके वो प्लान बनाते हैं और सब लोग क्या करेंगे, उसी चीज को अच्छे से फॉलो करेंगे। और सबका प्लान अलग रहा, सब लोग अलग डिसीजन लेंगे, और उसका मेन नुकसान जो होगा किसको होगा, आपके बिजनेस। तो इसलिए वन हेड एंड वन प्लान। प्लान करने वाला, अगर सब मिला के प्लान करते तो एक ही हेड हुआ कि चलो सबने अच्छे से डिस्कशन करके आपस में कंसल्टेशन करके एक प्लान बना दिया, और बाद में सेम प्लान को सब लोग फॉलो करेंगे, बराबर है। नहीं तो एक बंदे ने प्लान बना दिया, जैसे कि आपका मैनेजर है या फिर ओनर ने, उसने प्लान बना दिया और उस प्लान को आप सब लोग फॉलो करें, वन हेड एंड वन प्लान। तो ये चीज जितने अच्छे से होगी उतना अच्छा, ज्यादा से ज्यादा फायदा किसको होगा, आपके बिजनेस को या ऑर्गेनाइजेशन को। तो ये आपका पांचवा प्रिंसिपल, दैट्स यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, कि सबको एक दिशा लेके जाना है, सब लोग साथ में आएंगे तो सबसे ज्यादा फायदा आपको मिलेगा। समझ में आ रहा है? ये हो गया। फिर से एक बार रिवाइज कर देते शॉर्ट में क्या क्या बोला गया। चलो, कोणते महाशय का नाम क्या है इनका, महामानव कौन है ये, हेनरी फ्योल। कहा के ये क्या काम था उनका, कौन इंजीनियर, माइनिंग इंजीनियर, बराबर है।
उनका एक बुक है, क्या नाम है उसका? फिर से बोलो क्या है? तो नहीं, जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन, बराबर। इस बुक्स में उन्होंने क्या लिखा है? उनके 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। कितने है वो? 14, 14, जिसमें कि हमने कितने देखा थे? 5। और इसीलिए उनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। बस इतना आपने लिख दिया, 2 मार्क फिक्स है। इंट्रोडक्शन, चलो मिल गए 2 मार्क। अब जाते कि प्रिंसिपल कौन कौन से, जिसमें कि हमने कितने देखा अभी? 5। जिसमें पहला था प्रिंसिपल्स ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, कि जो भी काम होगा वो काम का क्या होना चाहिए? डिवाइडेशन होना चाहिए। आपके बंदे के स्किल के हिसाब से, उसके कैपेसिटी के हिसाब से, उसकी क्षमता के अनुसार उसको डिवाइड कर देना चाहिए, तब जाके अच्छे से काम होगा। दूसरा, प्रिंसिपल्स ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, बराबर। एक पर्सन होना चाहिए जो ऑर्डर दे सके, उसे बोलेंगे अथॉरिटी, और जो काम करने वाला बंदा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, और जो ऑर्डर देगा उसको भी उसकी क्या होनी चाहिए? रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैं किसी को काम बोल रहा हूँ तो मेरा काम है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे मैं करके हो गया। दूसरा, तीसरा, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, कि जो काम तय, जो गोल है वो अचीवमेंट करने के लिए आपको एक बेसिक ढांचे को फॉलो करना पड़ता है। कब टाइम पे आना है, कब टाइम पे जाना है, ये सब तय होता है। इसे बोलेंगे हम डिसिप्लिन। जितने अच्छे से आप डिसिप्लिन फॉलो करोगे उतना ज्यादा फायदा आपको बिजनेस को मिलेगा, बराबर। देन फोर्थ था यूनिटी ऑफ कमांड, कि ऑर्डर कौन देगा? एक ही बंदा ऑर्डर देगा या 2 बंदे ऑर्डर देंगे? एक ही बंदा देगा तो सबको सेम ऑर्डर जाएगा, इसे बोलेंगे यूनिटी इन कमांड। कि एक ऑर्डर में कैसा सेम होनी चाहिए, चेंज नहीं होती चाहिए। लास्ट का था प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, कि किस तरह से आपको आपके बिजनेस से आगे लेके जाना है। इसका 1 हेड 1 प्लान, एक ही बंदा होगा, एक ही प्लान। समझ गए? तो ये थे 5 प्रिंसिपल। बाकी बचे हुए जो भी प्रिंसिपल है, 9 प्रिंसिपल अभी बाकी हमारे, वो हम कल देखेंगे। अब इसमें किसी तरह का कुछ डाउट, शंका, कुशंका अगर होगी तो मुझे पूछ लो, ठीक है? नहीं है कुछ विषय? सगळं क्लियर? अच्छा, फिर से शुरू कर दे फिर उसी चीज को। ठीक है, चलो फिर आज के लिए रुकते हैं ये पर। अभी आपका इकोनॉमिक्स होगा तो इसी बैठे